अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। भारत ग्रुप स्कूल और जूनियर कॉलेजेस में आपका इस्तकबाल है। ये आपका उर्दू का लेक्चर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दीवार चीन के साय में, जिसके मुसन्निफ़ है मोहम्मद तकी उस्मानी। पिछले लेक्चर में हमने मुसन्निफ़ का तारुफ और सफ़रनामे और उनकी अहमियत के बारे में पढ़ा था। ये सबक जो है सन्फ़ है सफ़रनामे की, और उर्दू अदब में सफ़रनामे की कितनी अहमियत है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जाना। मुसन्निफ़ के तारुफ में भी हम लोगों ने जाना कि मुसन्निफ़ कितने काबिल और कितने आला जो है मुसन्निफ़ तहरीर करते हैं। तो अब जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं उनके ही एक मुशाहिदे को, जो हमारा सबक है उनका चीन का जो दौरा है, जो चीन के मुतालिक उन्होंने मालूमात इकट्ठी की है, वहाँ के जो सफ़र के दौरान उन्होंने चीज़ों को बग़ौर मुताला किया है, उसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। चीन रकबे के लिहाज से सोवियत यूनियन और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जिसका मजमूई रकबा 96 लाख मुरबा किलोमीटर है, और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 1 अरब से ज़्यादा है। ये पूरा इलाका बड़ी मतनू और रंगारंग जोग्राफियाई ख़ुसूसियत का हामिल है। इसमें सरबाफलक पहाड़ों के तवील सिलसिले भी है, लकोदक सहरा भी है और नज़र अफरोज़ सब्ज़ाज़ार भी है। चुनांचे बीजिंग तक सफ़र में थोड़े थोड़े वक्फ़े से ये इलाके नज़र आते रहे। कराक्रम का सिलसिला को ख़त्म होते ही ऐसा बेआब हो गया, रेगिस्तान शुरू हो गया, जिसमें हद नज़र तक ज़िंदगी के आसार दिखाई नहीं देते थे। यहाँ मुसन्निफ़ जो है अपना मुताला बता रहे हैं कि उन्होंने सफ़र के दौरान क्या क्या देखी। तो उन्होंने देखा कि कोहे कराक्रम के जो सिलसिला ख़त्म हुआ। आपको पता है कोहे कराक्रम का जो सिलसिला है बहुत बड़ा और वसी है। ये सिलसिला जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक हद नज़र तक के, जहाँ पर ज़िंदगी नज़र नहीं आती, ऐसा रेगिस्तान का सिलसिला शुरू हो गया। गालिबन इसी वजह से कहा जाता है कि चीन को अगर मगरिब से इस तरह देखा जा सके कि मशरिक़ के साहिली इलाकों तक पूरा खित्ता सामने हो तो एक जीना सा उतरता नज़र आएगा। तकरीबन 6 घंटे की परवाज़ के बाद जहाज़ बीजिंग के हवाई अड्डे पर उतरा तो वहाँ पर शाम के 4 बजे थे। लाउंज अबून करने के बाद चाइना इस्लामिक एसोसिएशन के अहदेदारान और चीन के महकमे मज़ाहिब के नायब सदर इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। चीन में हमारी मेज़बानी चूँकि चाइना इस्लामिक एसोसिएशन कर रही थी, इसलिए VIP लाउंज में इन हज़रात के साथ कुछ देर रस्मी गुफ्तगू रही और नमाज असर वही अदा करने के बाद हम हवाई अड्डे से रवाना हुए। तो यहाँ मुसन्निफ़ का इस्तकबाल किन लोगों ने किया? चाइना इस्लामिक एसोसिएशन के अहदेदारान ने, जो उनके वहाँ पर जो थे मेज़बान थे। इनके क़याम का इंतज़ाम एक होटल में किया गया था जो अक़लियती कौमियतों के महल के नाम से मशहूर है, और इसकी 10 मंजिला शानदार इमारत बीजिंग के मेन रोड चांगिन स्ट्रीट पर वाक़ है। यहाँ हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें नज़र आती थी, लेकिन इन पर रोशनियों की चमक दमक, जिससे आजकल हर तरक्की याफ्ता बल्कि तरक्की पजीर शहर भी जगमगाता नज़र आता है, यहाँ इसका दूर दूर तक पता नहीं था। शहर में कई एक न्यून साइन बोर्ड भी मौजूद नहीं था। आराइशी रोशनियाँ ढूंढने से भी नज़र नहीं है। सड़कों और इमारतों पर सिर्फ बाक़दर ज़रूरत बल्ब रोशन थे, जो अपने मुल्क की जगमग करती हुई रोशनियों के मुकाबले में कल अदम से महसूस हुए और उस चक्काचौंध की आधी निगाहों को बड़े अजनबी नज़र आए। लेकिन अक़ल का फ़ैसला यही था कि जो मुल्क बरकी ताकत की कमी का शिकार हो, उसे अपनी थोड़ी बहुत भी बरकी ताकत को नुमाइश आराइश में सर्फ करने का कोई हक़ नहीं, क्योंकि चीन जो है उस वक्त बरकी ताकत से महरूम था। वहाँ पर बिजली की पैदावार बहुत कम थी, इसलिए वहाँ के लोग जो है मुसन्निफ़ के मुताबिक वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये कोशिश करते कि वो बहुत कम बरकी चीज़ों का तसर्रुफ़ करे। जो आज हर तरक्की याफ्ता मुल्क बल्कि तरक्की पजीर शहर भी खासियत और ज़रूरत है कि वो लोग ऊँची ऊँची इमारतें पर बड़ी बड़ी रोशनियाँ लगाते, लेकिन चीन में ऐसा नहीं करते। चीन जो है बिजली की पैदावार कम थी, इसलिए मुसन्निफ़ ने बरकी तसर्रुफ़ के इस मुजाहरे को चीनियों की तारीफ़ की है कि वो अपने वक़्त से ज़्यादा इसराफ़ नहीं करते। बरकी ताकत की उसे अपनी थोड़ी बहुत भी ताकत और नुमाइश और आराइश में सर्फ करने का कोई हक़ नहीं। चीन ने अगर अकल के इस फैसले को जज्बात पर मुकद्दम रखा है तो ये बात काबिल सताइश है और नज़र षानी का मोहताज है। तो हमारा तर्ज़ अमल कि हम साल भर लोड शेडिंग
اور وقتاً فوقتاً بجلی کی خرابی کو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن نمائش اور آرائش سے باز نہیں آتے۔ اگر ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں تو ہمیں بھی اکثر لوڈ شیڈنگ کا اور بار بار بجلی فیلر ہونے کا جو ہے الیکٹریسٹی فیلر کا بار بار سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں کسی طریقے سے بجلی کی بچت کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے، ہم بیجا اپنی جو ہے ضرورت سے زیادہ بجلی کو نہ برباد کریں۔ صبح ناشتے کے بعد ہمارے دورے کا آغاز ہماری میزبان تنظیم کے مرکزی دفتر کے معائنے سے ہوا۔ یہ تنظیم ملک گیر سطح پر چینی مسلمانوں کی ایک کثیر المقاصد تنظیم ہے جو سرکاری سرپرستی میں کام کرتی ہے۔ یونٹ 1953 میں قائم کی گئی تھی اور اس کے اخراجات چینی حکومت کی مالی امداد کے علاوہ مسلمانوں کے باہمی چندے اور دنیا اسلام کے مختلف اداروں کے عطیات سے پورے ہوتے ہیں۔ تو جس عمارت کا انہوں نے جائزہ کیا، سب سے پہلے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے ملک کی سطح پر چینی مسلمان کی تحصیل مقاصد تنظیم ہے جو سرکاری میں سرپرستی میں کام کرتی ہے، اس کو سرکار کی سرپرستی حاصل ہے اور 1953 میں اسے قائم کی گئی، جس کے اخراجات حکومت کی مالی امداد کے علاوہ کچھ جو باہمی چندے ہیں اس کے ذریعے اور دنیا اسلام کے مختلف اداروں کے جو عطیات سے پورے ہوتے ہیں۔ اجتماعی سطح پر چینی مسلمانوں کی یہ واحد ملک گیر تنظیم ہے جو مسلمانوں کی دینی رہنمائی کرتی ہے۔ چین میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے۔ 1942 میں چیانگ کائی شیک کے زمانے میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کی روح سے یہاں کے مسلمانوں کی تعداد 5 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ مطلب چین میں بھی مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں بتایا کہ 1942 میں جو مردم شماری تھی اس کے مطابق 5 کروڑ تھی، لیکن اشتراکی انقلاب کے بعد کی مردم شماریوں میں چونکہ مذہب کا کوئی الگ کھانا نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں کی تعداد الگ شمار کرنے کا کوئی قابل اعتماد راستہ نہیں ہے۔ لہذا اشتراکی انقلاب کے بعد مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ 1 کروڑ 46 لاکھ ہے۔ چین میں اسلام کی کرنیں پہلی صدی ہجری میں طلوع ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بعض مبلغین چین کے مشرقی ساحل تک پہنچ چکے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے کعبہ شریف سے مکہ سے شروع ہوا اور یہ ملک جو ہے دنیا کے ہر ملک تک پہنچا ہے، تو چین میں یہ پہلی صدی کی شروعات میں پہنچ چکا تھا اور کچھ مبلغین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے وقت سے ہی یہاں کے مشرقی ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ ایسوسی ایشن کے صدر دفتر کے بعد ہم نیوجے مسجد پہنچے جو بیجنگ کی سب سے قدیم اور سب سے بڑی مسجد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد 1000 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی، بعد میں چین کے منگ خاندان کے زمانے میں اس کی توسیع اور اثر و تعمیر ہوئی۔ مسجد کا موجودہ ڈھانچہ اسی وقت سے چلا آتا ہے اور یہ اس دور کے مخصوص طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسجد کا اندرونی ہال تمام لکڑی کا بنا ہوا ہے، لکڑی پر نہایت شاندار اور دیر پر روغن ہے اور اس پر سونے کے پانی کا کام ہے۔ یہ چوبی عمارت اس قدر پائیدار ہے کہ تقریباً 500 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی آب و تاب میں فرق نہیں آیا، بلکہ اس دوران پتھر کی بنی ہوئی بہت سی عمارتیں شدید زلزلوں میں تباہ ہو گئی، لیکن اس عمارت کو زلزلوں سے بھی نقصان نہیں پہنچا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو کام ہے بہت زیادہ پائیدار ہے اور بہت ہی جو ہے مضبوطی سے اسے بنایا گیا۔ چین کے ثقافتی انقلاب کے بعد اس مسجد کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن 1979 میں اس کی مرمت کی گئی اور اسے نمازی کے لیے کھول دیا گیا۔ اگلی صبح ہم پہلے بیجنگ کے مشہور اور دنیا کے سب سے بڑے چوک گئے جو پیپلز اسکوائر کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ بیجنگ کی مرکزی سڑک پر واقع ہے، بذات خود نہایت وسیع سڑک ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے، مصنف کو یاد ہے، میں نے کسی شہر کے اندرونی حصے میں اتنی چوڑی سڑک نہیں دیکھی۔ مصنف نے کسی بھی شہر میں اتنی چوڑی جو ہے سڑک نہیں دیکھی، کیونکہ انہوں نے دنیا کے بہت سے ممالک کا جو ہے دورہ کیا ہے اور چین کے دورے میں انہیں جو بات سب سے اچھی لگی وہ تھی کہ انہیں اتنی چوڑی سڑک جو ہے کسی بھی دوسرے ملک میں کسی بھی شہر کے اندرونی حصے میں اتنی چوڑی سڑک نہیں دیکھی۔ مغرب کی جانب ایک اس سے بھی کئی گنا زیادہ پکا میدان ہے جس کے مغربی سرے پر وہ عمارت ہے جس میں موضع تنگ کا جسم رکھا گیا ہے۔ شمالی جانب گریٹ ہال ہے اور جنوب میں ایک میوزیم کی شاندار عمارت ہے۔ ان عمارتوں کے درمیان جو پکی جگہ خالی پڑی ہے اس میں 3 مصروف سڑکیں بھی ہیں۔ پیپلز اسکوائر میں بیک وقت 10 لاکھ آدمیوں کی گنجائش ہے، چنانچہ اہم قومی اجتماعات اسی چوک میں ہوتے ہیں۔ یہاں ہر وقت سینکڑوں سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے، لیکن بد نظمی پیدا نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ یہاں پر گھومنے پھرنے آتے ہیں، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ رش ہونے کی وجہ سے اکثر کبھی کبھی بد نظمی ہو جاتی ہے، ویسے یہاں پر نہیں ہوتا۔ اس چوک کو پیدل عبور کرنے کے لیے تو بڑا وقت درکار ہے۔ ہم نے اسے کار ہی سے عبور کیا اور اس کے جنوبی سرے پر موضع تنگ کی عمارت کے قریب اترے۔
यहाँ अंदर जाने वालों की एक तवील कतार हद नज़र तक बल खाती नजर आई। यानी वहाँ पर माओ ज़ेडुंग का जो मुजस्समा रखा हुआ है उसे देखने के लिए लोग जो है लंबी कतार लगाकर खड़े थे। हम इमारत के अंदर दाखिल हुए। इसके एक हॉल में माओ ज़ेडुंग की लाश को मसालों के ज़रिए महफूज करके एक शफाफ शोकेस में रखा गया है। इसके जिस्म का बेशतर हिस्सा चादर से ढका हुआ है, अलबत्ता सीना, गला और चेहरा खुला है और शोकेस से साफ नज़र आता है। माओ ज़ेडुंग जो है ये चीन के एक इनकलाबी रहनुमा थे, तो उनके मुजस्समे को जो है वहाँ पर रखा हुआ है। लोग इस अजूबे को देखने के लिए आते हैं कि एक शख्स की लाश 1976 से अब तक मम्मी की शक्ल में सही सालिम नज़र आती है। ये भी एक अजूबा है, लेकिन इस अजूबे के लिए लाखों रुपए की रकम खर्च करने वालों को ये कौन बताए कि माओ ज़ेडुंग इस गोश्त पोश का नाम नहीं था, बल्कि जिस शख्स का नाम माओ ज़ेडुंग था, कीमती मसाले इसके गोश्त पोश को तो महफूज रख सकते हैं, लेकिन उसकी रूह की हिफाजत के लिए आज तो कोई साइंस ऐसा मसाला दरियाफ्त नहीं कर सकी जिसके परवास करने के बाद चलता फिरता इंसान बेजान पत्थर बनकर रह जाता। बेशक तो जो मुसन्निफ़ यहाँ पर बता रहे हैं कि हुकूमत जो है वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए जो है उस लाश की जो है माओ ज़ेडुंग की लाश की जो है हिफाजत करने पर खर्च करती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सिर्फ गोश्त पोश को संभाल कर रखने से कुछ नहीं होता है। माओ ज़ेडुंग जो है उनकी जो ख्यालात है, उनके जो अफकार हैं, उन लोगों ने उस पर अमल करना चाहिए, ना कि जो है उनकी जो है हिफाजत करनी चाहिए। उनकी हिफाजत के लिए जो उन्होंने इंतजाम किए हैं वो तो सही है, लेकिन वो एक गोश्त पोश का टुकड़ा ही है, उसके अंदर से रूह परवास कर चुकी है। शाम 3 बजे मेज़बानों ने शहर ममनुआ की सैर का प्रोग्राम रखा था, जो बीजिंग शहर के तारीखी अजायब में से है। ये दरअसल अज़ीमुद्दीन शाही महलात पर मुश्तमिल चीन के मिंग खानदान के बादशाहों का बनाया हुआ एक वसीअ अरीज़ किला है। इसके तमाम छोटे बड़े कमरों की मजमूई तादाद 9,999 है। इसे शहर ममनुआ यानी ऐसी जगह जहाँ पर जाना मना होता है, इसलिए कहते हैं कि बादशाहों के ज़माने में यहाँ आम आदमी का दाखिला ममनू था। किले के गिर्द एक ज़बरदस्त फसील है और उसके मरकज़ी दरवाजे अंदर दाखिल होने के बाद एक के दिगरे 16 आलीशान महलात हैं। कितने महलात हैं? 16 आलीशान महलात हैं। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, हर महल के मरकज़ी हिस्से में ज़मीन से तकरीबन 2 मंजिल के बराबर कुर्सी देकर एक पुरशक़्वा और ख़ूबसूरत हॉल सनोबर की लकड़ी से बना हुआ है। इसके सामने सीढ़ी और फव्वारों के बाद वसीअ अरीज़ सहन है और दाएं बाएं जाने कमरों की एक तवील कतार है। तो बच्चों में ये बाकी का जो है लेसन आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी या पढ़कर बताऊंगी आपको। फ़िलहाल के लिए आज सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको ये सबक कंप्लीट कर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।